Hello everyone. Let us continue with chapter income from house property. आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो जाता है, मतलब एक किराएदार था, हमने उसको निकाल दिया था और अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम कर लिया था, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद वो वापस मेरे पास आता है और कहता है ये जो किराया आपका बाकी था ये ले लीजिए, तो क्या गवर्नमेंट हमारी अनरियलाइज्ड रेंट जो सब्सिक्वेंटली रियलाइज हो जाता है उस पर टैक्स लेगी? बिल्कुल लेगी। ये पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अनरियलाइज्ड रेंट घटाने के बड़े कठिन कंडीशन है जो नॉर्मली एक टैक्स पेयर फुलफिल नहीं कर पाता है, और कंडीशन ये है कि अगर किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया है और आप वो घटाना चाहते हो तो आपको किराएदार को निकालना पड़ेगा। अगर निकाल नहीं पाए तो कम से कम प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और अगली बात कि जो किराया नहीं वसूल पाए हो उसके लिए कोर्ट में केस करना पड़ेगा किराया वसूलने के लिए, और अगर केस नहीं किए हो तो एओ को इस बात का दिलासा दिलाना पड़ेगा कि हम केस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम केस हार जाएंगे। इतना सब कुछ करोगे तो अनरियलाइज्ड रेंट घटा सकते हो, राइट? तो इतना सब कुछ मैंने बताया प्रैक्टिकली होता नहीं है, इसलिए कोई अनरियलाइज्ड रेंट घटाता नहीं है और अल्टीमेटली टैक्स सरकार को मिल जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ करके मैंने घटा लिया अनरियलाइज्ड रेंट, लेकिन मेरा किराएदार ठहरा ईमानदार नंबर 1, वो 4 साल बाद आता है, कहता है ये लीजिए अपना किराया जो मैंने नहीं दिया था 2 महीने का 4 साल पहले, तो अब ये जो पैसे आ गए हैं क्या इस पे मुझे टैक्स देना होगा? यस, देना होगा। आइए देखते हैं कितना टैक्स देना होगा, कैसे कंप्यूट होगी इनकम, ये सारी बात करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड? जिसको आपने घटा लिया था अनरियलाइज्ड रेंट वो बाद में आपको मिल गया। एंड एरियर ऑफ रेंट, बेसिकली ये दोनों बात एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का टैक्सेशन एक ही है, ये दोनों अलग अलग बात है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बिल्कुल अलग है। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज ये अलग चीज है, वो रेंट जो आपने घटा लिया था और आपको मिल गया ये होता है अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। एरियर ऑफ रेंट बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का टैक्सेबिलिटी एक जैसा है। अरे बात समझ, दोनों की टैक्सेबिलिटी सेक्शन 25A में है, एक जैसे टैक्सेबल होता है। क्या होता है एरियर ऑफ रेंट ये समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एरियर ऑफ रेंट, प्रीवियस ईयर 18-19 का किराया था ₹10,000 पर मंथ। कितना किराया था 18-19 में? 10,000 रुपया महीना। 18-19 का मतलब क्या हुआ? 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। प्रीवियस ईयर 19-20 में मैंने किराया कर दिया, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने किराया कर दिया 12,000 रुपया महीना, 12,000 पर मंथ। लेकिन कब से कर दिया 12,000 रुपया महीना पता है? विथ इफेक्ट फ्रॉम, देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। फिर से सुनिएगा मैंने क्या किया। एक्चुअली 2018-19 में किराया में लेता था 10,000 रुपया महीना। मैंने 1/4/2019 को अपने किराएदार को बोला कि तुम्हारा 1/4/2018 से किराया 12,000 रुपया महीना हो गया है। हम 1/4/2019 को ये नहीं बोल रहे कि आज से किराया 12,000 हो गया है, हम 1/4/2019 को मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा किराया 12,000 रुपया महीना है, लेकिन कब से? 1/4/2018 से।
पिछले साल से ही। तो इस साल मुझे कितना पैसा मिलेगा, आइए समझते हैं किराए का। इस साल मुझे मिलेगा 12,000 इंटू 12, 1,44,000 रुपए। तो इस साल का किराया 19-20 का। और मुझे 2,000 इंटू 12 पिछले साल का भी तो किराया मिलेगा। पिछले साल तो किराया 10,000 था, लेकिन मैंने किराया बना दिया 12,000 रुपए 1/4/2018 से। तो पिछले साल भी हर महीने 2,000 कम था, तो वो 2,000 रुपए पर मंथ की भी वसूली होगी इस बार। देखिए, इस बार का किराया तो हम 12,000 रुपए महीना ले ही रहे हैं। पिछले साल का जो हम 10,000 लिए थे वो भी मैंने कह दिया कि 12,000 हो गया है। ठीक है, तो 2,000 इंटू 12 मैंने और लिया 24,000 रुपया। अब आप कहोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझसे पूछोगे। कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान से समझो। मैंने अपने किराएदार से बोला, भाई साहब खाली करिए मकान, आपका समय पूरा हो गया। 18-19 की अपनी बात हुई थी, 18-19 पूरा हो गया, निकल जाइए। मेरा किराएदार कहता है नहीं भाई साहब मुझे तो रहना है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि देखिए अब किराया 12,000 रुपए रहेगा और पिछले साल का भी मैं 12,000 के हिसाब से लूंगा। मंजूर है तो रहिए, नहीं तो खाली कर दीजिए। हम कहां कोई जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ। उसने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है मुझे, मैं आज से 12,000 देना शुरू करता हूं और पिछले साल का जो मैंने 10,000 के हिसाब से दिया था वो भी 2,000 हर महीने का एक्स्ट्रा देता हूं आपको। ये तो 1 to 1 है, किराएदार और लैंडलॉर्ड के बीच की बात है। अगर मैं तैयार हूं, सामने वाला पार्टी तैयार है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये होता है, ये होता है। क्लियर है बात सबको? देखिए बहुत सारे लोग ना पुराने समय के किराए पे आज भी रह रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट लंबे लंबे समय का बना हुआ था। ठीक है, उस प्रॉपर्टी में 2,000 रुपए महीने के किराए में रह रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का किराया 20,000 होना चाहिए, और वो रह रहे हैं 2,000 रुपए में। क्यों? क्योंकि पुराना एग्रीमेंट बना हुआ था, 15 साल का, 20 साल का, इस तरीके का कुछ। राइट? अब जब समय पूरा हो गया है तो मकान मालिक कह रहा है भाई खाली करिए। वो कह रहे हैं नहीं हम तो खाली करना नहीं चाहते हैं। तो मकान मालिक ने कहा देखो पिछले 2 साल का या 3 साल का भी बढ़ा के देना पड़ेगा। बोलो मंजूर है तो रहो, नहीं तो फिर खाली करो, क्योंकि अब तो पूरा हो गया, अब तो निकाल ही सकता है। तो किराएदार तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है भाई साहब, हम आगे का तो आपको 20,000 के हिसाब से देंगे, पिछले 3 सालों का भी 20,000 के हिसाब से दे देते हैं। राइट? तो आप इस पे मत पढ़िए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इनकम टैक्स क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। हुआ तो इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है अब 1,44,000 रुपए तो इस साल का एनुअल रेंट है, ये तो एआर है। और ये जो 2,000 इंटू 12 पिछले साल के रिस्पेक्ट में मिला है, ये तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में मिला है, इसको कहा जाता है एरियर ऑफ रेंट। आया समझ में बच्चों? जब आपको पिछले साल के रिस्पेक्ट में कोई किराया इस साल मिल जाए, ठीक है, पिछले साल के रिस्पेक्ट में मिल जाए का मतलब ये होता है पिछले साल का किराया बाकी था वो मिल जाए? नहीं, पिछले साल का किराया बाकी था वो मिल जाए नहीं। अगर इस साल आपने किराया बढ़ा दिया, ठीक है, आपने आज किराया बढ़ा दिया पुरानी डेट से, तो जो पुराने साल का किराया आने लग जाता है वो कहलाता है एरियर ऑफ रेंट। अब अगर इसी 1,20,000 में से 10,000 इंटू 12 तो था ही किराया 1,20,000, अब इसी 1,20,000 में से किराएदार ने कुछ किराया बाकी लगा दिया और वो इस साल देगा, तो क्या हम उसको एरियर बोलेंगे? नहीं, उसको एरियर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। बाकी बकाया था, आउटस्टैंडिंग था, वो किराया मिला है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग रेंट जैसी कोई चीज बोलता ही नहीं है। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि पिछले साल अगर 1,20,000 में से आपको किराया कम आया था तो भी इनकम टैक्स ने कितने किराए पे टैक्स ले लिया था? पूरे 1,20,000 पे। आपको याद आ रहा है ना कि इनकम टैक्स तो सीधे कहता है एक महीने का किराया 10,000 है तो 12 महीने का हमने ले लिया 1,20,000। आपको मिला 8 महीने का है, 6 महीने का है, 4 महीने का, इससे इनकम टैक्स को मतलब कहां है? तो अगर पिछले साल मुझे पूरा किराया नहीं भी मिला था तो इनकम टैक्स ने तो पूरे 1,20,000 के हिसाब से कैलकुलेशन की। तो अगर उसमें से कुछ पैसा बाकी रह गया था जो मुझे इस साल मिला है तो क्या इनकम टैक्स उस पर टैक्स मांगेगा? नहीं, क्योंकि उसका टैक्स तो ऑलरेडी ले चुका है वो पिछले साल। तो यानी ये जो 1,20,000 है इसमें से कुछ इस साल आएगा तो इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो ऑलरेडी भारी है, एकदम पहले ही पैसा ले चुका है, टैक्स आपसे ले चुका है, बिना रेंट आए ही ले लिया था वो तो। ठीक है, तो क्या होता है एरियर ऑफ रेंट? आपको समझ में आया? अगर मैं आज एक पुरानी डेट से किराया बढ़ा दूं तो जो पिछले सालों के रिस्पेक्ट में किराया मुझे आ जाएगा वो कहलाएगा एरियर ऑफ रेंट।
आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन अब आपके लिए, अब आपको बताना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर 1920 में 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 सितंबर 2019 तक किराया था 10,000 रुपये महीना, ठीक है। मकान, अब मान लो इस दिन किराया एग्रीमेंट पूरा हो रहा था, अब मकान मालिक बोल रहा है, मैं मकान मालिक मैं बोल रहा हूं 1 अक्टूबर 2019 से मैंने क्या बोला, रेंट इज, मैं 1 अक्टूबर 2019 को बोल रहा हूं कि अब रेंट होगा 12,000 रुपया महीना, लेकिन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, एक बैक डेट से 1/4/2019 से 12,000 हो गया। देखिए क्या किया मैंने अप्रैल से लेकर सितंबर तक 10,000 रुपये महीना किराया लिया, और 1 अक्टूबर को मैंने अपने किराएदार को बोला कि देखो तुम्हारा किराया 12,000 रुपए है, आज से नहीं 1 अप्रैल से 12,000 है। 1 अक्टूबर को बोल रहे हैं कि जो पिछला 1 अप्रैल था वहां से 12,000 हो गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे प्रीवियस ईयर 1920 का एनुअल रेंट कितना और एरियर ऑफ रेंट कितना, सोचिए और अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एरियर ऑफ रेंट होगा, देखिए एनुअल रेंट और एरियर ऑफ रेंट। अब बात यह आती है कि आपको 2,000 रुपया महीना ज्यादा मिलेगा पुराने 6 महीने का, कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, पहले तो 10,000 रुपया महीना करके 6 महीने का मिलेगा, 10,000 रुपया महीना करके 6 महीने का 60,000 रुपया मिल जाएगा, फिर 12,000 रुपया महीना के हिसाब से 6 महीने का मिलेगा, ठीक है। और जो 2,000 रुपया महीना 6 महीने का पुराना बाकी हो गया, मतलब ये कहने की वजह से कि भाई अब तो पुरानी डेट का बढ़ गया, तो पुरानी डेट का 6 महीने का 2,000 रुपए के हिसाब से और आपको 12,000 आएगा। ये 12,000 रुपए लेकिन एरियर ऑफ रेंट नहीं है बच्चों। मैंने कितनी जोर दे दे के बोला आपको कि एरियर ऑफ रेंट तब कहलाता है जब आज आप किराया बढ़ाओगे और पुराने सालों के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। मैंने किराया बढ़ाया, जरूर बढ़ाया बच्चों, बैक डेट से बढ़ाया, लेकिन पुराने सालों के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं आया, वो तो इसी साल के रिस्पेक्ट में आया। 1 अप्रैल 2019 से भी पुराना अगर आ गया होता ना तो वो एरियर ऑफ रेंट होता। मुझे मालूम था बच्चों आप गलत कर दोगे यहां, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज निकालता हूं कि आपसे गलती हो, ताकि जितनी गलती करनी है आप क्लास में कर दें, एग्जाम में ना करें। आ गई बात समझ में? तो किराया मैंने बैक डेट से बढ़ाया, सिर्फ इतने से एरियर नहीं होता। एरियर कब होता है? जब किराया आपने बैक डेट से बढ़ाया और पुराने सालों का किराया आने लग जाए, ठीक है। पुराने साल का नहीं आया, वो तो इसी साल का आया है, तो इस साल का जितना आया है उस पर तो अब सरकार टैक्स ले ही लेगी इस साल का। पता है एरियर क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि पुराने साल का हिसाब आप कर चुके हो, सरकार को टैक्स दे चुके हो, तो सरकार कहती है अब उसको एरियर बना के इस साल में टैक्स लगाएंगे। लेकिन इस साल का टैक्स तो अभी सरकार को दिए कहां हो? अगर इसी साल का तुमको किराया मिल रहा है तो सरकार कह रही है एनुअल रेंट में छोड़ दो। तो अब देखिए एनुअल रेंट क्या होगा मेरा, पहले 10,000 रुपया इंटू 12 आया, अरे 10,000 इंटू 6 महीने का आया 60,000 रुपया। फिर जैसे ही आपने बैक डेट से बढ़ाया तुरंत 2,000 के हिसाब से 6 महीने का आ जाएगा 12,000 रुपया और फिर 12,000 का किराया शुरू हो जाएगा कितना, 6 महीने के लिए। आया समझ में कि नहीं? एरियर ऑफ रेंट कुछ भी नहीं, निल, यानी जितना किराया था सबका सब एनुअल रेंट है। कोई गलती नहीं होगी अब दोबारा आपसे। बैक डेट से बढ़ना चाहिए किराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने सालों का आना चाहिए, उन सालों का किराया आना चाहिए जिनका हिसाब कर दिए हो आप इनकम टैक्स में। इस साल का कहां हिसाब किए हो कि सरकार एरियर बनाएगी इसको? एरियर पता है गवर्नमेंट किसको कहती है? गवर्नमेंट उसको कहती है वो किराया जिसका भी टैक्स नहीं मिला हमको, राइट। और पुरानी बैक डेट से जब हम किराया बढ़ाते हैं और पुराने साल का बढ़ जाता है ना, तो उसका तो सरकार को मिला नहीं था अभी तक, इसलिए सरकार उसको एरियर बोलती है। तो दो चीजों की टैक्सेशन एक तरीके से होती है, एक तो जो आपने अनरियलाइज्ड रेंट की तरह घटा लिया वो अगर अब वापस आ गया, और या फिर एरियर आ गया, तो अब उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है?
प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट मेड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है इन दोनों का टैक्सेशन। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या आपको पता ही है वैसे। अनरियलाइज्ड रेंट मींस द रेंट व्हिच हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर डिटरमिनिंग एनुअल वैल्यू। एरियर ऑफ रेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स ऑफ फॉर एनी प्रीवियस ईयर। एरियर ऑफ रेंट वो रेंट है जो प्रीवियस ईयर्स का है, पुराने सालों का है, ठीक है, एंड विच हैज नॉट बीन मेड चार्जेबल टू टैक्स, जिस पे टैक्स अभी तक नहीं लगा है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी वेदर ही इज नाउ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि एक किराएदार था, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक किराएदार था, उसने 2 महीने का किराया आपको नहीं दिया, फरवरी और मार्च का किराया नहीं दिया। 10,000 रुपया महीना किराया मुझे उससे लेना था, यानी कि 20,000 रुपए मुझे उससे लेने थे। वो किराएदार मुझे किराया नहीं दिया, मैंने उसको धक्के मार के निकाल दिया। कोर्ट में उसके खिलाफ केस भी कर दिया कि 20,000 रुपए का किराया चाहिए, ठीक है। और ये सब करके मैंने 20,000 रुपया घटा लिया इनकम टैक्स में अपने। जब एनुअल रेंट स्टेप 2 होता है ना, AR माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, वहां घटा लिया। वो किराएदार 5 साल बाद मेरे पास आता है और मुझको 20,000 रुपए पकड़ा देता है। ये उस समय की बात है जिसके पहले मैंने अपना मकान सब बेच दिया है। जब वो किराया लेके आया ना 20,000 रुपए, उस समय तो मेरे पास वो मकान भी नहीं था, वो मैंने सेल कर चुका हूं। तो अब ये 20,000 रुपए मेरी कौन सी इनकम है? क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी? मेरे पास तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी? इनकम टैक्स कहता है हां, आज भी ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी, भले आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो भी। तो ये कह रहा है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी वेदर ही इज नाउ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। आज आप उस मकान के मालिक हैं भी कि नहीं। जिस मकान का किराया आपको मिल रहा है, आप आज उसके मालिक नहीं है, लेकिन किराया तो उस समय का है ना, जिस समय आप मालिक थे। तो आपकी इनकम है, और किस हेड की है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। टैक्सेबल इज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ही रिकवर्स द अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट। ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल आप रिकवरी करते हो इसकी, जिस साल आप रिकवरी करते हो इसकी। और कितना टैक्सेबल होगा? एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 30% ऑफ सच अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन देयरफ्रॉम। 30% घटा के बाकी इनकम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे 20,000 रुपया मिला पुराना किराया, तो इसमें से 30% सरकार कहती है लेस कर लो। 30% मतलब 6,000 रुपया कम कर लिया, 14,000 रुपया आपकी इनकम हो जाएगी। एरियर ऑफ रेंट में भी यही करना है और अनरियलाइज्ड रेंट में भी। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये 30% क्यों सरकार कम करा दे रही है? तो मैं आपको बताऊंगा, एक बात बताओ, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलता है ना। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना सेक्शन 24A का, राइट। तो वो छूट तो मिलती ही मिलती है हर हाल में। तो जो भी किराया एरियर है या फिर अनरियलाइज्ड रेंट है, जितना मिलेगा उसका 30% कम करके आपकी इनकम हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए जल्दी से बताइए। पुराना किराएदार आया जिसका मैंने अनरियलाइज्ड रेंट घटा दिया था, आके 1 लाख मुझे दे दिया। मैं ये 1 लाख रुपए घटा चुका था अनरियलाइज्ड रेंट, अब आज 1 लाख रुपए मुझे मिल गया 10 साल बाद। कितनी इनकम होगी मेरी? 1 लाख में से 30% घटाइए, 70,000 रुपए हमारी इनकम है, ठीक है। अब एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि 1 लाख रुपए आपको मिला, 70,000 रुपए इनकम है। अब आप भी समझ रहे हो कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वहां कैसे पूछेगा, उसके लिए स्मार्ट बनाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, कहेगा कि आपका अनरियलाइज्ड रेंट था, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी करिए एग्जांपल को। आपका अनरियलाइज्ड रेंट था 1 लाख रुपया। तो अनरियलाइज्ड रेंट मेरा 1 लाख रुपया होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे धक्के मार के निकालना है उसको पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट में केस करना है। कोर्ट में केस अगर नहीं किए तो एओ को समझाना है, भैया केस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पक्का हार जाएंगे, तो क्यों पैसे बर्बाद करें, इसलिए हम केस नहीं कर रहे हैं, घटा लेने दीजिए साहब। यही करते हैं, हाथ जोड़ते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ, घटा लेने दीजिए ना साहब, पक्का नहीं आएगा, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा साहब, यही करते हैं हम, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या बोला? मैंने जब ये बात कही इनकम टैक्स ऑफिसर से, चलिए ऐसे ही बात करता हूं कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से बात कर रहा हूं। मैंने बोला साहब 1 लाख रुपए किराएदार ने मुझे किराया नहीं दिया है, और देखिए ये आएगा नहीं,
मुझे पक्की उम्मीद है वो नहीं देगा, वो निकल गया है, अब वो देगा नहीं, ठीक है। और कोर्ट में केस करने का कोई मतलब नहीं है साहब। देखिए 1 लाख रुपए की किराए की बात है, 10 साल 20 साल कोर्ट में केस चल जाता है, और मुझे लगता भी नहीं है कि केस वेस जीत पाऊंगा और किराया मिलेगा। तो छोड़िए ना साहब, केस वेस नहीं करूंगा, बेकार के पैसे बर्बाद होंगे, इसको 1 लाख रुपए घटा लेने दीजिए। ये बात मैंने किससे की? इनकम टैक्स ऑफिसर से। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि हम आपको अनरियलाइज्ड रेंट 1 लाख रुपए अलाउ नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं 70,000 रुपया आपको अलाउ कर देते हैं। तो उसने कहा कि हम 70,000 रुपए अनरियलाइज्ड रेंट घटाने देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहता है कि देखिए 30,000 रुपए आपको मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने इनकम टैक्स ऑफिसर को कहा मेरा 1 लाख नहीं आया, मुझे 1 लाख घटाने दीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर तो तभी ना घटाने देता है जब पूरी उम्मीद हो जाती है कि पैसा नहीं आएगा, तभी तो वो इतनी कंडीशन लगाता है, कहता है कि धक्के मार के निकालो, कोर्ट में केस करो, सब करो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनकम टैक्स को ये चाहिए कि सही में अगर पैसा नहीं आएगा तब घटा दो। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि हम 70,000 घटाने देंगे, बाकी घटाने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसने 70,000 ही मुझे अनरियलाइज्ड रेंट घटाने दिया। ध्यान से सुनिएगा, मुझे मिला न था 1 लाख रुपए कम, किराया मुझे 1 लाख कम मिला था, लेकिन उसने 1 लाख घटाने नहीं दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर जिद्दी माना नहीं मेरी बात, ठीक है। उसने मुझे 70,000 ही घटाने दिया। अब हुआ क्या, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो टेनेंट आता है और मुझे 25,000 रुपए दे देता है। 1 लाख रुपए बाकी था उसका, याद करिएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि हम 70,000 घटाने देंगे। 5 साल बाद किराएदार आया और मुझे 25,000 रुपए दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कितने रुपए पे टैक्स लगेगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो जनरली बच्चा क्या गलती करता है, कहता है कि 25,000 रुपए का किराया आ गया है, इसमें से 30% कम करो, बाकी इनकम हो गई। नहीं, अब ध्यान से सुनिए, 1 रुपए की भी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1 लाख रुपए मेरा बाकी था और इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि ये सिर्फ 70,000 घटाओ, इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने 30,000 रुपए पे ज्यादा टैक्स ऑलरेडी ले लिया। आई बात समझ में कि नहीं? उसने मुझे कितना घटाने दिया? 70,000। यानी उसने 30,000 रुपया ये मान लिया कि किराया आएगा। क्या मान लिया इनकम टैक्स ऑफिसर ने? कि 30,000 का किराया आएगा, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि उसने मान लिया 30,000 आउटस्टैंडिंग है, बाकी ये आ जाएगा। उसने इस 1 लाख रुपए में से 70,000 अलाउ किया का इसका मतलब है कि उसने 70,000 को अनरियलाइज माना और 30,000 को मान लिया कि ये आउटस्टैंडिंग है, बाकी ये आ जाएगा, यही तो माना। और अब अगर 25,000 रुपया आ रहा है तो ठीक है, 30,000 रुपया तो वो खुद ही कह रहा था कि आ जाएगा, जिसका वो ऑलरेडी टैक्स ले लिया, क्योंकि 1 लाख की जगह उसने सिर्फ 70,000 ही घटाने दिया। तो 30,000 से मेरा तो एनुअल रेंट उसने बढ़ा ही दिया था पहले ही। तो आज अगर 25,000 आ भी रहा है तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं, मैंने ऑलरेडी 30,000 तक पे ज्यादा टैक्स दे रखा है। आई बात समझ में कि नहीं? सबको समझ में आया ये बात? ध्यान दीजिए, फिर दीजिए। अगर मान लीजिए वो 25,000 ना देके मुझे 30,000 दे देता तो भी मुझे टैक्स देना होता? नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि 30,000 रुपए तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोल ही रहा था कि तुमको आ जाएगा, और उसने घटाने भी नहीं दिया था बदतमीज ने। 30,000 पे ज्यादा टैक्स ले लिया था। तो आज 30,000 अगर आ भी गया ना तो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुका है। अगर वो 30,000 भी नहीं 35,000 आ जाए, अब मजेदार बात है कि अगर 35,000 रुपए आ जाए तो 30,000 रुपए तक टैक्स नहीं होना चाहिए था। 5,000 रुपए मेरी इनकम है, लेकिन 5,000 पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 30% तो छूट मिलती ही है, ठीक है। तो 30,000 रुपए से ज्यादा कितना है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला, इसमें से 30% लेस कर दीजिए, 1,500, 3,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए अनरियलाइज्ड रेंट था, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा 70,000 हम अलाउ करेंगे, और बाद में 5 साल बाद 40,000 रुपए मिल गया, तो भैया 30,000 तो मिलना ही था, यही माना जा रहा था ना। 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया है,
तो 10,000 में से 30% पहले तो घटा दो, 7,000 रुपए इनकम है। इस बार आपकी इनकम में 7,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा। कैसे किया मैंने, फिर से रिपीट करता हूं। 40,000 आया, जिसमें से 30,000 रुपए तो ये माना ही जा रहा था कि आएगा, जिसको ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने 30,000 रुपए कम घटाने दिया था। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट मान लो 1 लाख रुपया है, इनकम टैक्स ऑफिसर 1 रुपया घटाने नहीं दिया। आप इतना बोले कि देखिए हम केस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हार जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बोला कि नहीं हम नहीं घटाने देंगे, केस करो नहीं तो हम नहीं घटाने देंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि तुम केस करोगे पैसा आ जाएगा। हमने केस वेस किया नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो कंडीशन है हमने मीट नहीं किया, ऐसे समझिए, और इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझे 1 लाख रुपए घटाने नहीं दिया। अब मुझे 10 साल बाद 1 लाख रुपए आ जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा क्या? अरे नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी टैक्स दे दिए। कहां घटाने दिया था वो 1 लाख रुपए उस समय हमको? तो टैक्स ले ही लिया था हमसे उस 1 लाख पे भी। तो आज 1 लाख रुपए मिल जाएगा तो टैक्स थोड़ी ना देंगे। आ रही बात समझ में? इनकम टैक्स ऑफिसर घटाने नहीं दिया का मतलब होता है वो ये मान के चल रहा है कि आपको मिल जाएगा। तो अगर मिल भी गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जिसका टैक्स तो हम दे ही चुके हैं। आइए देखिए, एक इलस्ट्रेशन है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7वां पॉइंट देखिए, ये तो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नो क्लेम विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रियलाइजिंग अनरियलाइज्ड रेंट। ये क्या मतलब है इसका, समझिएगा। देखिए, किराया 1 लाख रुपया बाकी था, ठीक है, मैंने उसके खिलाफ केस भी किया, तभी तो हमको अनरियलाइज्ड रेंट घटाने सब दिए 1 लाख रुपया, नहीं तो देते कहां। ठीक है, हमने उसके खिलाफ केस कर दिया और केस चला तकरीबन 20 साल। देखो केस भी कितना मजेदार चला। 1 लाख रुपए का किराया अनरियलाइज्ड रेंट था, मैंने केस शुरू किया, अब केस खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 20 साल चल गया और 20 साल में मेरा खर्चा हो गया उस केस पे तकरीबन 10 लाख रुपया। 1 लाख रुपया का अनरियलाइज्ड रेंट निकालने में 10 लाख रुपया का कोर्ट कचहरी का खर्चा हो गया। ठीक है, और 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपया मिल गया। वाह भाई वाह, बात समझ में आया क्या हुआ? 1 लाख रुपए का किराया बाकी, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं केस करो नहीं तो घटाने नहीं देंगे, हमने केस कर दिया, घटा दिया 1 लाख रुपया, और 20 साल तक केस चला, 10 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया उसमें। और 20 साल केस चला, 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, और फिर मैं केस जीत भी गया। तो इतना खर्चा किए तो केस तो जीतेंगे ही अब। ठीक है, केस जीत गए, 1 लाख रुपया मुझे मिल गया। इनकम टैक्स क्या बोलेगा? आप 1 लाख रुपए लाए हैं तो 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया, उल्टे 9 लाख रुपए के घाटे में है। इनकम टैक्स को टैक्स चाहिए कि नहीं अब, कि छोड़ देगा? इनकम टैक्स को टैक्स चाहिए। वो कहेगा इससे हमको नहीं मतलब है तुमने कितना खर्चा किया, तुमको 1 लाख रुपया मिला, 30% घटाओ 1 लाख में से, 30,000 रुपया हमारा लेस कराएगा और 70,000 रुपया पे टैक्स ले लेगा। ये कहानी है। आप कोर्ट कचहरी में कितना पैसा खर्च किए उससे उसको मतलब नहीं है, तुम्हारा किराया आ गया तो उसका टैक्स दो, 30% घटा लो। यही कह रहा है यहां पे। कह रहा है नो क्लेम विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर रियलाइजिंग अनरियलाइज्ड रेंट। कह रहा है कोई क्लेम नहीं देंगे आपको, किस बात का? जो भी तुमने खर्चा किया है अनरियलाइज्ड रेंट को रियलाइज करने के लिए, जो किराया नहीं आया था उसको पाने के लिए जो भी खर्चा किया है। इस खर्चे का मतलब क्या है? वो सब कोर्ट वाले खर्चे होते हैं, लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब कोर्ट कचहरी के खर्चे। जो कोर्ट कचहरी के खर्चे वर्चे जितने हुए हैं ना, वो सब कुछ भी कह रहा है घटाने नहीं देंगे तुमको, या और भी कोई खर्चा हुआ व्हाटएवर हो सकता है। किराया हमको 1 लाख रुपया पता है कैसे दिया है? वो 1,000 रुपया महीना करके दिया है, और हम एक आदमी अपना हर महीने उसके पास भेजते थे। कभी कभी वो नहीं भी देता था, फिर अगले महीने बुलाता था। तो जिस आदमी को हमने इस वसूली के लिए लगाया था, उस आदमी ने हमसे वसूली करने का 2 लाख रुपया ले लिया कि हम इतनी दूर बाइक से जाते हैं, पेट्रोल वगैरह का खर्चा मुझसे चार्ज करता था वो, और उसने जितनी बार वसूली की उस वसूली का मुझसे 2 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, इनकम टैक्स कह रहा है हमको ये सबसे मतलब नहीं है, हम कोर्ट कचहरी में खर्चा किए, वसूली में खर्चा किए, हमको मतलब नहीं है। तुमको किराया आ गया ना 1 लाख रुपया तुम्हारा, चलो लाओ मेरा टैक्स दो, 30% घटा लो, टैक्स दे दो। आइए इलस्ट्रेशन 9 पढ़ते हैं। एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट। एक्स के पास एक मकान है जिसको उसने किराए पे दिया है फॉर द प्रीवियस ईयर 12-13। बहुत पुरानी बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर 12-13 में, 2012-13 में। ही क्लेम्स अ डिडक्शन ऑफ 90,000। एक्स ना 12-13 में 90,000 रुपया क्लेम कर रहा था डिडक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट
क्लेम कर रहा था, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट आउट ऑफ विच द असेसिंग ऑफिसर अलाउज ओनली 75,000। बात समझ में आई क्या हुआ? 2012-13 में एक्स बोल रहा था कि 90,000 रुपया साहब घटाने दीजिए हमको, तो साहब बोले, साहब हम किसको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स ऑफिसर को। साहब बोले नहीं 75,000 ही हम घटाने देंगे एज डिडक्शन। व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इफ एक्स रिकवर्स ऑन 15 अक्टूबर 2018? नहीं बच्चों, ये 19 होना चाहिए था, और करंट ईयर की बात कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 2019 को वो रिकवर करता है 10,000 रुपया। अब देखिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। 90,000 में से 75,000 घटाने दिया, यानी 15,000 रुपया तक अगर आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। 15,000 वो कम घटाने दिया था, तो 10,000 पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कह रहा है अच्छा 15,000 आ गया तो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा 40,000 आ गया तो 40,000 आ गया तो 40 में से 15 माइनस कर दो 25,000, लेकिन अब 25,000 में से भी 30% छूट मिलेगी, तो 25,000 में से 30% लेस करने के बाद आया 17,500, इस पे टैक्स लगेगा। और देखिए पहले दूसरे में मैंने नील लिखा कि जब 10,000 आया तो नील, 15,000 आया तो नील, लेकिन 40,000 आएगा तो 25,000 में से 30% लेस कर देंगे। 40,000 में से पहले 15,000 घटा दिए, क्यों? क्योंकि 15,000 तो आना ही था, कम ना घटाने दिया गया था, तो 25, और 25 में से भी अब 30% कम करके 17,500 पे टैक्स लगेगा। बोलिए क्लियर हुआ? और मजा आया कि नहीं? आनंद आया ये टॉपिक पढ़ने में? अनरियलाइज्ड रेंट और क्या पढ़ा हमने? एरियर ऑफ रेंट। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स का मतलब समझते हैं? जब एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक होते हैं तो उन्हें कहा जाता है को-ओनर। देखिए ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के कितने मालिक हैं? ए, बी, सी, ये तीनों मालिक हैं, ठीक है। तो ये कहलाएंगे को-ओनर, ठीक है। अच्छा अब आप पूछोगे, थोड़ा सा मैं और बात बता देता हूं, प्रैक्टिकल बात आपको। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग खरीदी तीन भाइयों ने मिलके, ठीक है, ए, बी, सी, ये तीन भाई हैं, तीनों ने मिलके खरीदी ये बिल्डिंग, और रजिस्ट्री के पेपर पे ये नहीं लिखा हुआ था किसका हिस्सा कितना है, बस ऐसे लिखा हुआ था। देखिए जब आप कभी रजिस्ट्री के पेपर पढ़े कि नहीं प्रॉपर्टी के, तो उसमें लिखा होता है सेलर कौन है, बायर कौन है, ठीक है। सेलर में सेलर का नाम लिखा था और बायर में ए, बी और सी का नाम लिखा था, ठीक है। सिर्फ ए, बी और सी का नाम लिखा था, इनकी कितनी हिस्सेदारी है ये नहीं लिखी थी। तो पता है इसका मतलब क्या होता है? सबकी हिस्सेदारी बराबर है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सेदारी सबकी है। हाँ अगर मान लीजिए ये तीन लोग हैं, तीनों मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये लोग चाहे तो इस तरीके का भी रजिस्ट्री पेपर बनवा सकते हैं जिसमें वो लिख दें, रजिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है कि ए का हिस्सा है 50%, आधा प्रॉपर्टी का मालिक ये है, बी 25% का है और सी 25% का है, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग परसेंटेज के मालिक हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी 3 लोग 4 लोग 10 लोग मिलकर खरीद रहे हैं और सबका अलग अलग हिस्सा है, तो ये बात रजिस्ट्री पेपर में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है ना तो इसका मतलब होता है कि बराबर हिस्सेदार हो। 2 लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी और हिस्सा नहीं लिखा है रजिस्ट्री के पेपर में, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये होता है कि दोनों का बराबर हिस्सा है, ठीक है। और ये लोग क्या कहलाते हैं? को-ओनर। बराबर हिस्सा होगा तो भी को-ओनर कहलाएंगे। किसी का 1% हिस्सा है प्रॉपर्टी में, एक का 99% हिस्सा है, दूसरे का 1% हिस्सा है, तो भी वो दोनों क्या कहलाएंगे? को-ओनर। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, एक से अधिक नाम में प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना टैक्स प्लानिंग भी बता रहा हूं, भाई आप लोग प्रोफेशनल बनने वाले हो तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। एक से अधिक नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो वहां पे टैक्स का, इनकम टैक्स में फायदा हो जाता है। आप पूछोगे सर कैसे फायदा हो जाता है, तो मैं बताता हूं। देखिए अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग जो है सिर्फ ए के नाम से होती, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ये सिर्फ ए के नाम से होती और ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती, तो इस बिल्डिंग का जो ब्याज है उसकी छूट कितनी मिलती? मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा तो मिलती नहीं छूट, ठीक है। और एक बात समझिए, 2 लाख का ब्याज बहुत कम होता है। 2 लाख, देखिए मोटा मोटी बैंक का ब्याज कितना है?
देखिए हर चीज को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। बैंक का ब्याज मोटा मोटी 10% है, ठीक है, यानी 2 लाख का ब्याज 20 लाख रुपए का अगर लोन लोगे, 20 लाख का लोन लोगे तो मोटा मोटी आपका 2 लाख का ब्याज बन जाएगा, 2 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब मुझको एक बात बताओ, 20 लाख रुपया में कौन सा मकान बनता है? 20 लाख रुपया में कौन सा मकान बनेगा? और ये बात समझ में, यानी 2 लाख का ब्याज बहुत कम होता है। हर इंसान अपना पूरा ब्याज थोड़ी ना घटा पा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मोटा मोटी एक ठीक ठाक बिल्डिंग बनाएंगे, जमीन में सब मिला के 2 करोड़ रुपए से बिल्डिंग कम क्या बनेगी? 60-70 लाख रुपए के तो छोटे छोटे फ्लैट्स मिलते हैं। 2 करोड़ रुपए की मान लीजिए एक बिल्डिंग है, 2 करोड़ रुपए लोन लिया गया है, तो इसका ब्याज पता है कितना हो रहा है? 1 साल का 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपए हम ब्याज देते हैं और घटाते कितना है? जल्दी से बताओ। 2 लाख रुपए ही तो घटा पाते हैं अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं, उस मकान को खुद ऑक्यूपाई करते हैं, तो ब्याज दिए 20 लाख रुपए का, घटाए कितना? 2 लाख रुपया। सोचो अगर ये बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए की है, मैंने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, तो हम ब्याज कितना देते हैं साल भर का? 50 लाख रुपया। हम 50 लाख रुपया ब्याज देते हैं और घटाते कितना है? 2 लाख रुपया। मतलब मकसद समझ में आ गया हम जो समझाना चाहते हैं अभी, कि हर इंसान बहुत कम ब्याज घटा रहा है। सरकार ने बहुत छोटी छूट दी है, बहुत लंबी चौड़ी छूट नहीं दी है। अब बेसिकली सरकार को छूट छोटी इसलिए भी दी है ना, क्योंकि सरकार उन रईसों को थोड़ी ना बेनिफिट देना चाहती है जो लोग 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं 5 करोड़ रुपए की। सरकार भी बेसिकली उन मध्यम वर्गीय लोगों को ही छूट देना चाहती है जो छोटा 20-25 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का मकान बना रहे हैं। छूट भी तो उन्हीं के लिए है, सरकार का फोकस भी तो वही है, ठीक है, इसलिए ये छूट इतनी कम है, 2 लाख रुपया है। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी के 2 ओनर हो, ए और बी, तो पता है ऐसे में क्या होगा? दोनों की एनएवी, दोनों की अलग अलग एनएवी नील कहलाएगी, दोनों की एनएवी नील कहलाएगी, और दोनों को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। अब जरा सोचिए फायदा हुआ कि नहीं? दोनों को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मान लीजिए इस बिल्डिंग का ब्याज, मान लो इस बिल्डिंग का ब्याज 4 लाख रुपया है और एक के नाम से ये बिल्डिंग है, तो ब्याज की छूट मिलेगी सिर्फ 2 ही लाख की। लेकिन अगर 2 नाम से बिल्डिंग है तो दोनों को 2-2 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। तो 4 लाख रुपए का पूरा ब्याज खप गया, जितना ब्याज दे रहे थे पूरा घटाने को मिल गया, राइट। तो इफ देयर आर को ओनर्स इन द प्रॉपर्टी, एक से अधिक ओनर होते हैं, तो सभी को उतना उतना लेस करने को मिल जाता है। 2-2 लाख रुपए की लिमिट सभी पे अप्लाई हो जाती है, सबको इंडिविजुअली मिल जाती है। तो ये एक आनंद की बात है। जैसे मान लीजिए इस बिल्डिंग का इंटरेस्ट है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया इंटरेस्ट है और 2 लोगों की बिल्डिंग है, तो यही माना जाएगा कि एक एक का ब्याज है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो दोनों को 1.5 लाख रुपया घटाने को मिल जाएगा, दोनों को 1.5 लाख रुपया घटाने को मिल जाएगा। और अगर यही 3 लाख रुपए का ब्याज होता और एक जन की बिल्डिंग होती, एक इंसान की बिल्डिंग होती, तो फिर 3 लाख थोड़ी ना घटाने को मिलता है, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, तो 2 ही लाख घटाने को मिलता है। ऐसे देखिए पूरा 3 घटाने को मिल गया। तो एक से अधिक नाम से प्रॉपर्टी लेने में फायदा है इंटरेस्ट की डिडक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ये बात। तो जैसे हस्बैंड वाइफ है मान लीजिए, ठीक है, तो दोनों के नाम से लिया जा सकता है प्रॉपर्टी, रेदर देन टेकिंग एक नाम से लेने की बजाय दोनों के नाम से ले लीजिए प्रॉपर्टी, हस्बैंड वाइफ। तो दोनों को अलग अलग छूट मिल जाएगी, हस्बैंड को अलग छूट मिल जाएगी, वाइफ को अलग छूट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये सब तभी होता है जब वाइफ की भी अपनी इनकम है। अगर कमाता सिर्फ हस्बैंड है और रिटर्न इनकम टैक्स की सिर्फ हस्बैंड की फाइल होती है, तो फिर वाइफ को तो इनकम है ही नहीं है, तो छूट कहां से लेंगी, ठीक है। तो इनकम भी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं इनकम टैक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं कि इनकम टैक्स में छूट लेनी है, तो भाई इनकम टैक्स में छूट तो तब लोगे ना जब इनकम है, इनकम है ही नहीं है तो छूट कहां, क्या किस काम का, राइट। चलिए देखिए, sometimes the property consisting of buildings or the buildings and land appertaining thereto is owned by 2 or more person. कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर हैं, who are known as co-owners. In such a cases, if their respective share are definite and ascertainable, अगर सबका हिस्सा पता है तो such person shall not be assessed as an AOP. तो ये नहीं कहलाता है कि ये सारे, मतलब वो एओपी नहीं कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं कहलाएगा, ठीक है।
in respect of such property, but the share of each such person in the income from the property shall be included in the total income as under. चलिए अब मैं आपको पहले लिखवा देता हूं और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। अगर को ओनर है प्रॉपर्टी के, तो अब सवाल उठता है अगर एसओपी प्रॉपर्टी है तो क्या होगा और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। ठीक है, दो ओनर है मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए और बी दो बंदे हैं, दोनों की एनएवी नील कहलाएगी, दोनों की अलग अलग एनएवी नील कहलाएगी और दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। 2 लाख तक इसको भी और 2 लाख तक इसको भी। 2 लाख या 30,000 जो भी लिमिट है, 2 लाख तब मिलती है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, वो भूलना नहीं। हम 2 लाख लिख रहे हैं इसका मतलब 2 लाख ही होता है ऐसा नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो 30,000 हो जाएगी। लेकिन अब मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन ना बहुत मुश्किल नहीं है, हर कोई सेटिस्फाई करता है। 1,499 के बाद का लोन होगा, मकान बनवाने या खरीदने के लिए लिए हो, और तीसरा 5 साल के अंदर मकान बनवा लिए हो या खरीद लिए हो। अब 5 साल बहुत लंबा समय है, अब कौन ऐसा मकान बनवाए, ताजमहल थोड़ी ना बनवा रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब इजी कंडीशन है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये डिडक्शन मिल जाएगी आराम से। तो एनएवी में से इंटरेस्ट गया, ये कैलकुलेशन होती है, ये होता है इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, ये भी याद रखिएगा, 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, ब्याज ही कम दिए हो तो कम घटेगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग मिल गया, ये सबसे सुंदर बात है। अब लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कंप्यूट जीएवी ऑफ फुल प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी का जीएवी निकालिए। तो उसके 3 मालिक है, अलग अलग नहीं निकालिए, एक साथ पूरी प्रॉपर्टी का जीएवी निकालिए, उसमें से पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्सेस घटाइए। तो यह है पूरी प्रॉपर्टी का एनएवी, इसमें से जो भी ब्याज हो डिडक्शन है, डिडक्शन घटाइए। 24A का 30% वाला वो घटा दीजिए, 24B का ब्याज में भी कोई लिमिट तो है नहीं, पूरा ब्याज घटाइए जितना है। अब जितना आया इनकम, अब ये जो इनकम आई ये दोनों में बांट दी जाएगी, ए और बी 2 लोग थे, 2 लोग में बांट दी जाएगी, जितना उनका शेयर था उस हिसाब से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए क्या होता है। अगर को ओनर की प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती है तो सभी को ओनर का अलग अलग एनएवी नील होगा और सभी को अलग अलग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी, सभी के लिए अलग अलग 2-2 लाख की लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो भूल जाइए कि उसके 2 मालिक और 3 मालिक हैं, आप इस तरीके से इनकम निकालिए एज इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 1 ओनर। आप बिल्कुल इनकम निकालते समय ये जो इनकम निकाले हैं, कंप्यूट इट एज इफ देयर इज ओनली 1 ओनर। आप लिख लीजिए इस बात को, कंप्यूट इट as if there is only 1 owner। जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भूल जाइए कि उसके 1 से अधिक मालिक है, निकाल दीजिए जो भी इनकम आ रही है और फिर उसके बाद जितने उसके मालिक हैं, जितने को ओनर है, उसमें वो इनकम बांट दीजिए। ये होता है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इनकम ऐसे निकाली जाती है एज इफ देयर इज ओनली 1 ओनर एंड देन द इनकम इज डिवाइडेड अमंग ऑल द को ओनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर, जो जितने परसेंटेज के जो मालिक हैं। ठीक है, अगर ये भी बराबर मालिक है आधा आधा बांट दीजिए, 75% 25% के मालिक है तो उस रेशियो में बांट दीजिए। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती तो क्या होता, तो दोनों की अलग अलग एनएवी नील होती। ठीक है, और क्या होता, दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन होती। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरी बात समझाओ। चलिए देखिए अब अगली बात समझिए। प्रॉपर्टी के 3 ओनर हैं, प्रॉपर्टी हैज 3 को ओनर। कौन कौन है इसका मालिक? ए बी सी। और देखिए ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पहले फ्लोर पे ए रहता है, दूसरे फ्लोर पे बी रहता है, तीसरे फ्लोर पे सी रहता है
और ये 4, 5, 6 जो है ये सारी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, तीनों बराबर के मालिक हैं। बात समझ में आ गया क्या हुआ है? एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग के 3 मालिक हैं, एक एक फ्लोर पे वो तीनों मालिक रहते हैं और बचे 3 फ्लोर को उन्होंने किराए पे डाल रखा है और बेसिकली तीनों को ओनर हैं इस प्रॉपर्टी का। इसका मतलब है कि सभी के हिस्से में 2-2 यूनिट है, 2-2 फ्लोर सभी के हिस्से में है, यही मतलब हुआ इसका, राइट? जिसमें से एक में वो खुद रहते हैं, एक पे किराया लगा रखे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। अब ऐसे केस में क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, मैं कराऊं इसको, बहुत मजा आएगा। इस प्रॉपर्टी का, चलिए लिखते हैं, इस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू है 6 लाख रुपया, फेयर रेंट है 8 लाख रुपया, स्टैंडर्ड रेंट है मान लेते हैं 9 लाख रुपया, और जो रेंट आता है वो होता है 25,000 रुपया पर मंथ फॉर ईच यूनिट। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? और इंटरेस्ट है इस पूरी प्रॉपर्टी का 15 लाख रुपया। लिखिए लिखिए, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया। अच्छा, मैंने आपको ये एक बात बताई थी, याद आ रहा है कि नहीं, कि जब हम प्रॉपर्टी इस कदर बनाते हैं कि सब यूनिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है, ये इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट 6 रेजिडेंशियल यूनिट है इसमें, ठीक है? और ऐसे केस में क्या होता है, जितना लेट आउट किए उतना लेट आउट माना जाता है, जितना सेल्फ ऑक्युपाई उतना सेल्फ ऑक्युपाई माना जाता है। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए कैसे निकाला जाएगा इसका। पहले हम लोग निकाल लेते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड का। 3 भाई हैं, मान लो ए बी सी, ये तीनों ब्रदर्स हैं, तो तीनों की एनएवी निल हो जाएगी, निल निल निल, ठीक है? अब इसमें से क्या घटेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर 6 फ्लोर के मकान का 15 लाख रुपए का ब्याज है तो एक फ्लोर का ब्याज कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, 6 यूनिट का 15 लाख का ब्याज है तो 15 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है बोलिए, 2.5 लाख रुपया, ठीक है? एक यूनिट का ब्याज बनता है 2.5 लाख रुपया, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लिमिट है 2 लाख की, तो सभी को 2-2 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत फायदा हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? फिर भी बहुत फायदा हो रहा है। अगर ये मकान ऐसा ना होता, रईसियत वाला मकान होता, एक फ्लोर पे स्विमिंग पूल तो एक फ्लोर पे ऑडिटोरियम, तो पूरे मकान का ही 2 लाख रुपया घटाने को मिलता। या सोचो कितना आनंद ले रहे हैं सब, ठीक है? तो 2-2 लाख रुपया तीनों को घटाने को मिल गया, तीनों की इनकम अलग अलग माइनस 2-2 लाख आ गई, ठीक है? आया समझ में कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग इतने हिस्से की ये जो मैंने येलो पेंट कर दिया, इसकी इनकम निकाल लेते हैं, इस वाले हिस्से की। इसकी इनकम कैसे निकलेगी, एज इफ ये एक ही इंसान की प्रॉपर्टी है और फिर जो इनकम आएगी तीनों में बांट दी जाएगी, यही होता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब इस हिस्से की इनकम निकालते हैं, कैसे निकलेगी। ये आधा प्रॉपर्टी हुआ, ये पूरी प्रॉपर्टी का आधा प्रॉपर्टी हुआ जो किराए पे दे रहे हैं, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब आधा आधा हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, लेट आउट का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब आधा हो जाएगा। तो बच्चों आधा होगा तो कितना हो जाएगा, जरा सा देखना पड़ेगा मुझे। 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 4.5 लाख, ठीक है? और एनुअल रेंट कितना हो जाएगा बच्चों? एनुअल रेंट दिया जा रहा है 25,000 रुपया पर मंथ फॉर ईच यूनिट, यानी
25,000 रुपया, तो 3 यूनिट का 75,000 रुपया महीना आता है। 75,000 रुपया महीना अगर आता है तो यानी साल का कितना आ जाता है? 75,000 इंटू 12, 9 लाख रुपया आता है। तो ये है एनुअल रेंट 9 लाख रुपया। ठीक है, अब आएगा मेरा जीएवी। जीएवी क्या होता है? स्टेप 1 में इन तीनों में देख लिया जाता है और स्टेप 2 में एआर होता है। अब स्टेप 2 ही ज्यादा आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं जीएवी 9 लाख रुपया। ठीक है, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ दिया ही नहीं है। ये हो गया एनएवी। एनएवी में से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला और इंटरेस्ट लेस करेंगे। 2,70,000 रुपया 30% लेस हो गया और इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट पूरे मकान का ब्याज है 15 लाख रुपया, तो ये तो आधा हिस्सा है ना। ठीक है, एक यूनिट का 2.5 लाख हुआ तो 3 यूनिट का कितना? 7.5 लाख रुपया का ब्याज। 7.5 लाख रुपया ब्याज घटा दो। 7.5 लाख घटा सकते हो कि 2 ही लाख घटेगा? हाँ, कितना घट जाएगा? पूरा एलो प्रॉपर्टी है। ठीक है, 9 लाख माइनस 2,70,000 माइनस 7,50,000, ये हो गया 1,20,000 निगेटिव इनकम। ठीक है, अब ये 1,20,000 तीनों में बांट दिया जाएगा, ए, बी और सी में। कितना? बराबर बराबर। अगर बराबर हिस्सा था तो हमने यही माना है कि बराबर हिस्सा है। ठीक है, 40,000। और अपना इनका अलग अलग इनकम कितनी आ रही थी? माइनस 2-2 लाख अलग से भी आ रही थी इनकी, वो ऐड कर दो। ये तो एलओ प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, एसओ प्रॉपर्टी की माइनस 2-2 लाख। सबकी निगेटिव इनकम आ गई माइनस 2,40,000। ये हो गई एचपी इनकम माइनस 240। कर लीजिए कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है। Right, come to your book. Where house property is self occupied by each co-owner. अगर self occupied होगा तो क्या होगा? Where the house property is owned by co-owner is self occupied by each co-owner, the annual value of the property for each such co-owner shall be nil. सभी की NAV nil हो जाएगी, यही तो मैं भी बताया था। The annual value जब भी लिखता है तो मैंने बताया ना, इसका मतलब NAV होता है। क्या होगा? ये nil। फिर लिखता है एंड ईच को ओनर शैल बी इंटाइटल्ड, ईच को ओनर शैल बी इंटाइटल्ड, सभी को अलग अलग छूट मिलेगी। शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30,000 या फिर 2 लाख, जो भी लिमिट है। बी पॉइंट, अगर प्रॉपर्टी किराए पे है, व्हेन द एंटायर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, किराए पे है तब क्या होगा? व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, as regard when the property part of the property is let out by co-owner, the income from such property or part thereof shall be first computed as if the property or part is owned by one owner. इनकम ऐसे निकाल लो जैसे कि वो किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी, और फिर जितने मालिक हैं उसके सब में बांट दो, ये करना होता है। एंड देयर आफ्टर द इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी एपोर्शन्ड, मतलब बंटवारा कर दो अमंग ऑल द को-ओनर एज पर देयर डेफिनेट शेयर, जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से। याद रहेगा ना कि अगर एसओ प्रॉपर्टी है तो अलग अलग इनकम निकलती है सभी मालिक की, और अगर एलओ प्रॉपर्टी है तो इनकम ऐसे निकाली जाती है जैसे कि एक इंसान की प्रॉपर्टी, और फिर बांट दिया जाता है मालिकों में। ठीक है, अब अगला हेडिंग है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी। ये क्या है? आपको किराया डॉलर्स में आ रहा है, पाउंड में आ रहा है। पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे पास इंडिया में प्रॉपर्टी है जिसको एक विदेशी कंपनी ने किराए पे ले रखा है,
और वो विदेशी कंपनी डॉलर्स में ही पेमेंट करती है। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए, उसने मुझे अप्रैल में भाड़ा दिया $5,000, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 500 ले लेते हैं, $500। मई में दिया $500, जून में दिया $500। बेसिकली एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है $500 के किराए पे दिया हुआ है। अप्रैल में तो जिस समय $500 अप्रैल में दिया उस समय रेट चल रहा था $68 पर डॉलर। मई में जब दिया उस समय चल रहा था $70। जून में जब चल रहा था तो $71 का रेट था डॉलर का। इस तरीके से उन्होंने साल भर मुझे दिया। तो ये इनकम कैसे इंडियन करेंसी, देखिए इंडिया में जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें इनकम अपनी डॉलर में दिखाते हैं कि रुपी में? पहले तो ये बताओ, जो हम भारत सरकार को अपनी इनकम बताते हैं वो किस में बताना है? रुपी में बताना है, डॉलर में बताना है, या मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे जैसे बता दें? हमको रुपए में ही बताना है। इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिया में सबमिट होगी हमारी सरकार को रुपी में चाहिए। आप डॉलर में कमाते हो उसको कन्वर्ट करो, रुपी में लाओ, ठीक है? हम जो रिटर्न जमा करेंगे इनकम टैक्स की उसमें रुपी होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या नियम बनाया है? गवर्नमेंट कहती है साल भर में जितना भाड़ा आया 500 गुणे 12 कितना हुआ? 6,000 डॉलर। इसको एक रेट पे कन्वर्ट करना है, ये सबसे मतलब नहीं है। किस पे कन्वर्ट करना है? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए हर बैंक का रेट भी अलग अलग होता है करेंसी का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 31 मार्च को जो टीटी बाइंग रेट है उस पे कन्वर्ट होगा। पूरा साल भर का जो भी तुम्हारा किराया है उसको टीटी बाइंग रेट जो एसबीआई का है 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द ईयर पे, उस पे कन्वर्ट करना है, टीटी बाइंग रेट पे। अब ये टीटी बाइंग रेट क्या है मैं आपको समझाऊं। जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उनके टू वे कोट चलते हैं। टू वे कोट मतलब जैसे आप डॉलर का रेट अगर आज पूछेंगे कितना है तो ऐसे मिलेगा आपको ₹72.10 डैश ₹72.80। पता है इसका मतलब क्या होता है? जैसे एसबीआई में मैं पूछने गया, पूछा डॉलर का क्या रेट है तो बोलेंगे ₹72.10 ₹72.80। दो रेट बताएंगे, ठीक है? इसको कहा जाता है टू वे कोट। सभी करेंसी का टू वे कोट ही चलता है। अब ये दो रेट का मतलब क्या है? पहला वाला जो रेट होता है वो बैंक का बाइंग रेट होता है और ये होता है बैंक का सेलिंग रेट। वो ये कहना चाहते हैं कि हम आज, बैंक वाला बोल रहा है ये, कि अगर हम खरीदेंगे, बैंक अपनी बात कर रहा है ये, ठीक है, हम खरीदेंगे ₹72.10 में डॉलर और बेचेंगे ₹72.80 में डॉलर, ये कहना चाहता है बैंक। एक बात बताइए, बैंक भी समाज सेवा के लिए नहीं ना बैठी है, उसको भी तो इनकम अर्न करनी है, ठीक है? तो उसके रेट में डिफरेंस होगा। एक ही रेट पे उसकी खरीद बिक्री दोनों नहीं कर रही है, तब तो समाज सेवा हो जाएगी बैठ के दिन भर। बैंक के इंप्लॉइज की तनख्वाह कहां से जाएगी? तो दो रेट होते हैं, ठीक है? एक उनका बाइंग रेट होता है, एक उनका सेलिंग रेट होता है। अब मैं ठहरा कस्टमर, जल्दी से बताओ, मैं डॉलर बेचने जा रहा हूं, क्या रेट पे बिकेगा? जल्दी बताओ, ₹72.10 पे कि ₹72.80 पे? मैं डॉलर बेचने जा रहा हूं, बैंक में एसबीआई में खड़ा हूं, ये लो डॉलर मैं बेच रहा हूं, कितने में बिकेगा? बोलो। ₹72.10 में बिकेगा बच्चों, क्योंकि इस रेट में वो खरीदेंगे ना, ठीक है? बैंक इस रेट में खरीदेगी और यही मैं खरीदने चला जाऊं तो उनको ₹72.80 का देंगे सब, क्योंकि ये उनका बिक्री का रेट है, ये उनका सेलिंग का रेट है, ठीक है? तो अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 31 मार्च को एसबीआई का जो बाइंग रेट था, ये बाइंग रेट होता है, इसको मल्टीप्लाई करो यहां ₹72.10 और ये हो जाएगी आपकी इनकम, ये हो जाएगी आपकी एनुअल रेंट रुपीज में। दिस इज योर रुपीज, कर लो 6,000 इंटू 72.10, 4,32,600, ये है आपका एआर, एनुअल रेंट। समझ में आ गया सबको? तो एसबीआई का साल के आखिरी दिन जो टीटी बाइंग रेट होता है, बाइंग रेट कैसे याद रखिएगा? जो पहला वाला रेट होता है, डैश देके दो रेट लिखा होता है, ठीक है? जो पहला वाला रेट होता है वो बाइंग रेट होता है, दूसरा वाला सेलिंग रेट होता है, ठीक है? अब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा ना, दो दो तीन तीन रेट दे देगा।
कहेगा लो एसबीआई का भी पकड़ लो आरबीआई का पकड़ लो, आरबीआई का भी पकड़ा देगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लो, वो परेशान करने के लिए कि बच्चे को अगर नहीं याद है तो कोई गड़बड़ रेट में मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एसबीआई का पहला वाला रेट उठाइएगा, डैश देके एक दूसरा रेट भी होगा, इसका भी ऐसे 2 रेट दिया होगा, इसका भी एग्जाम में 2 रेट दे देगा, हो सकता है और परेशान करने के लिए और भी कुछ दे दे। मेरे मकसद की चीज क्या है, मैंने ये येलो कर दी, मेरे मकसद की चीज ये है, ये वाला रेट लेना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए, इसके बाद इलस्ट्रेशन 10, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, एकदम वैसा ही क्वेश्चन बना दिया था, ये वाला जो 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनाया था, एकदम यही क्वेश्चन ही है, आप समझिए। ठीक है, 3 भाई ए बी सी, मैंने यही क्वेश्चन बना दिया, और तीनों ने एक फ्लोर ले रखा है और बाकी के 3 फ्लोर उन्होंने किराए पे चढ़ा रखे हैं, वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। अब ये आप घर पे देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, यहां पे 3 कंडीशन जो होती है ना 2 लाख वाली, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए देखिए तीनों को 33,000 मिला है। यहां पे वो 2 लाख वाली कंडीशन बस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बस यही फर्क है। राइट, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में आएंगे कुछ और मनोरंजन भरी बातों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।